हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। चलिए आइए डील करते हैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर का इनऑर्गेनिक का तीसरा लेक्चर क्लास। तो आज हम डील करेंगे इनऑर्गेनिक का क्लास नंबर थर्ड। किसको देखेंगे? क्लास नंबर थर्ड को देखेंगे कि आखिरकार क्लास नंबर थर्ड में वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम क्या कहता है, इसके प्रॉपर क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनके एक्सरसाइज कैसे होंगे यानी न्यूमेरिकल पार्ट कैसे होंगे, एंड हमारा कोई भी एटम होता है उसमें कौन कौन सा ऐसा फीचर देखने को मिलता है, सबको डिटेल किया जाएगा आज के इस लेक्चर क्लास में। तो चलते हैं डील करते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा वीडियो के जस्ट नीचे, आप वहां से नोट्स बना लेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपको किसी के माध्यम से मिली हो तो हम बता दें हमारा वीएनआर क्लासेस पूरा मटेरियल प्रोवाइड करता है एंड इंग्लिश में हम लोग जो बातचीत करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, यदि आप YouTube पे कुछ फ्री देखना चाहते हैं मेरे साथ तो वो आप विजिट कर सकते हैं। कहाँ पे? स्पेशली हमारे वीएनआर क्लासेस में। कहाँ पे? वीएनआर क्लासेस पे आप स्पेशली फ्री विजिट कर सकते हैं, तो आपको वहां मिल जाएगा पूरा पार्ट जहां पे आप कुछ फ्री लेक्चर्स डिजाइन जो किए गए हैं वो देख सकते हैं। तो मेन मकसद हमारा आज का है टॉपिक को क्लियर करना। तो चलते हैं पहले कंटेंट स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिरकार कंटेंट स्ट्रक्चर्स में हमको क्या डील करने मिलेंगे। नंबर फर्स्ट हम लोग क्या डील करेंगे? नंबर फर्स्ट कह सकते हैं आज यहां से हम लोग डील करेंगे आपके लिए बेसिक क्राइटेरिया, यानी देखेंगे क्या वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम क्या होता है, इसको डील करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशंस क्या होते हैं, उनको डील किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशंस देखने किसके बीच, एनर्जी के बीच, वेवलेंथ कैसे रिलेशन दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है और वेव नंबर क्या होता है, सबके बीच एक रिलेशंस क्या होते हैं, हम उनको डील करेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगला टॉपिक हमारा लास्ट में होता है एक न्यूमेरिकल। ये सिंगल सा एक कोई एक्सरसाइज या एग्जांपल देख लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, ओके, तो चलते हैं बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एटम। अब यहां से हम लोग फर्स्ट हेडिंग डील करेंगे और पहले हेडिंग में आपको क्या बोल रहा है, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे देखे, किसके? लाइट के क्लासिकल थ्योरी को देखे तो यहां पे हमको क्या बताया गया था, यहां पे कंसीडर किया गया था कि जो लाइट होती है वो सभी के सभी फॉर्म में जाती है, वो स्पेशल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो स्पेशली एक ही एरिया में। क्या बताया गया था, जो लाइट होता है एक दिशा में चलता है, वन डायरेक्शनल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लाइट होता है वो स्पेशली कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चलता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो हमको सभी के सभी रूपों में देखने के लिए मिल जाता है, यानी ढेर सारे उसके फॉर्म कहीं ना कहीं हमको दिखाई देते हैं। जब हमको डिफरेंट फॉर्म दिखाई देते हैं वहां पे बेसिक क्राइटेरिया को हम लोग कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे और देखेंगे क्या कि बताया गया कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, वो कई दिशाओं में, क्या कई दिशाओं में चलते रहते हैं, प्रसारित होते रहते हैं। ये सुझाव कब दिया गया? ये सुझाव दिया गया कब? जब हमारे पास क्या मिल गया था, एक्सपेरिमेंट हो गया था, किसका? डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हो गया था। और किसका हो गया था? इंटरफेरेंस की बात करते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन का जब पूरा केस स्टडी कर लिया गया था तो उस समय बताया गया था कि जो हमारे पास हमारी लाइट होती है वो केवल एक ही दिशा में नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रेडिएशन के बेसिस पे चलती है, जो सभी दिशाओं में कहीं ना कहीं मूव करती है। और यहाँ पे एक थ्योरी लेके आए हमारे साथ, वो बेस्ड किस पे? बेस्ड ऑन प्लांक नियतांक। आप जानते हो प्लांक कांस्टेंट वही प्लांक है जिसको बोला गया मैक्स प्लांक की बात किया गया। क्या बोला गया? मैक्स प्लांक की बात किया गया। जो मैक्स प्लांक थे उनके बेसिस पे हमको क्या मिल जाता है, वो ऑब्जर्वेशन किए, किसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। किसको किए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किए। ऑब्जर्वेशंस के बाद ठीक आइंस्टीन ने उसको सुझाव दिया आखिर क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के जो थ्योरी थी उस पर क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो हमारी ब्लैक बॉडी यदि है, इतनी बड़ी हमारी कोई क्या है, ये स्पेशली हमको दो पार्ट मिलेगा यहाँ पे, क्या है, ये स्पेशली ब्लैक बॉडी है। ठीक, ये ब्लैक बॉडी है, इस पे यदि लाइट आ रही है, क्या आ रही है, इस पे यदि लाइट आ रही है तो यहां से यदि लाइट इस पे आती है, ढेर सारे लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं। क्या ये इंसिडेंट लाइट कहते हैं, इंसिडेंट ऑफ
लाइट कहते हैं। और जैसे ये पड़ेगा वो दो केसेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। क्या मिलेगा? दो केस देखने के लिए मिल जाएगा हमको। पहला केस क्या मिलेगा स्टूडेंट? पहला केस हमारे पास एक हो जाएगा, उन्होंने बोला कि जो लाइट होगी वो स्पेशली क्या करेगी, ठीक, केवल इमिट ही नहीं होगी, या लाइट जो होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इमिट का मतलब बाहर निकलना, कि लाइट जो होगी वो इमिट होगी, बाहर की ओर नहीं निकलेगी, ना ही वो एब्जॉर्ब होगी। क्या? केवल लाइट हमारा इमिट नहीं होती, केवल लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। मतलब जब हम कोई भी इंसिडेंट कराते हैं लाइट का तो वहां दो केसेस मिलेंगे, या फिर जो हमारा लाइट होगा उसका इमिट होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये इमिट हो जाएगा। इमिट का मतलब बाहर की ओर और कहीं ना कहीं उत्सर्जित हो जाएगा, इमिटेड हो जाएगा, या फिर वो क्या होगा, स्पेशली यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये रहे थे वो हमारे पास बता रहे थे आइंस्टीन, लेकिन कुछ समय बाद हमको इसको क्वांटा का नाम दिया गया भाई साहब, कि जो एब्जॉर्ब होने वाला मटेरियल है वो क्या है, क्वांटा है। क्वांटा एक पैकेट है एनर्जी का छोटा सा, यानी क्वांटा ही क्या करेगा, ध्यान देना, क्या करेगा, यहां से हम बात करते हैं क्वांटा की, क्वांटा ही इमिट होगा, क्वांटा ही एब्जॉर्ब होगा। तो एक लाइन कहने का मतलब ये है कि आइंस्टीन और प्लैंक, मैक्स प्लैंक के बेसिस पे जब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होता है, या फिर वो इमिट होगा या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एब्जॉर्ब होगा वो क्वांटा के रूप में होगा। इतना ही नहीं, बट आर आल्सो, ठीक, आल्सो आगे की ओर वो पार्टिकल्स, यानी जो स्पेस होगा उसका पूरा पूरा क्षेत्र होगा वो पार्टिकल्स के रूप में फैल जाएगा। हम लोग उसे क्या बोल देंगे, हम लोग उसे फोटान बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फोटान बोल देंगे। ये चीज को आप ध्यान रखना कि क्वांटा में उत्सर्जित या अवशोषित ही केवल होते हैं, बल्कि अंतरिक्ष के माध्यम से कणों के रूप में भी वो कहीं ना कहीं फैलते रहते हैं। इस चीज को आप जानते रहना। अब उसके बाद बोलता क्या है, द पार्टिकल्स नेचर प्रोवाइडेड, ठीक, हमारे पास जो पार्टिकल्स नेचर को प्रोवाइड करने वाले मैटर हैं, यानी ढेर सारी थ्योरियां आई मार्केट में। नंबर फर्स्ट आया ब्लैक बॉडी रेडिएशन 1911 में, 1905 में इसको सजेशन दिया गया था आइंस्टीन के द्वारा। 1911 में पूरी तरीके से फुल्ली तैयार हो चुका था, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हमारे कहीं ना कहीं पार्टिकल्स नेचर को कहीं मजबूत इरादा देता है, मजबूत यानी पार्टिकल्स नेचर को बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम बाय बोहर थ्योरी, जो हमारे पास बोहर थे, बोहर की स्पेशली हमारे पास थ्योरी 1900 कब में आई, 13 में आ गई। ये कब बताया? ये बताया हमारे पास कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, पूरे लाइट्स होते हैं, ठीक, क्या होती है, लाइट्स होती है, उसमें बेबी के नेचर तो होते हैं, वो तो हम डी ब्रॉगली इक्वेशंस में देख लेंगे, लेकिन ये बताया गया कि ये हमारे पार्टिकल्स भी होते हैं। लास्ट में आता है हमारा क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्या? क्रॉम्पटन इफेक्ट 1924 में आया, ये भी कहीं ना कहीं किसी भी पार्टिकल्स नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये थ्योरियां आप इसको ध्यान देना। क्या? ये थ्योरी ध्यान देना, ये थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो आपको अगले पेज की तरफ ले चलते हैं। अगले पेज में हमारे पास क्या मिल जाता है, बोलता है विल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो नेचर होते हैं किसके, रेडिएशन के, जो प्रोवाइडेड होते हैं किससे, साउंड एक्सप्लेनेशंस, यानी साउंड एक्सप्लेनेशन जो होता है वो प्रोवाइड करता है हमारे पास हमारा वेव नेचर। किसी भी की बात कर ले, एनीवन, कोई भी हमारा पार्टिकल्स होगा वो यदि साउंड कहीं ना कहीं दे रहा है तो मतलब होगा कि वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वेव नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओके, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे हमारे पास क्या मिल जाता है, इस चीज को हमने ध्यान दिया। जैसे हमने आगे बढ़े तो वैसे हमको मिल जाता है कि हमारे पास ढेर सारे क्या डिफ्रैक्शंस, क्या इंटरफेरेंस की बात करेंगे, डिफ्रैक्शंस की बात करेंगे, पोलराइजेशंस की बात करेंगे। यानी ये एक्टिविटी भी मिलेगा कब, जब हम लोग पूरा का पूरा साउंड एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं तब। यानी साउंड एक्सप्लेनेशन करते समय हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये तीनों एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। इस चीज को आप
ध्यान देना, यानी हमको डिफ्रैक्शन भी मिलेगा, इंटरफेरेंस भी मिलेगा, और यहाँ पॉलराइजेशन की बात कर रहा है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण, यानी ध्रुवीकरण भी कहीं ना कहीं किसी न किसी वेव के देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे इसीलिए हम लोग मानते क्या हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं कि डबल कैरेक्टर्स के होते हैं। क्या होते हैं? जब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो डबल नेचर के होते हैं, वेव नेचर्स के कुछ होते हैं, मतलब वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं और पार्टिकल्स नेचर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नेचर को हमने देख ही लिया कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद पार्टिकल्स नेचर में देखे, बोल रहा है क्या, ऑफ द रेडिएशन ऑफ, हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के फिनामन को दिखा रहा है, ढेर सारे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान देना, ठीक। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो हमको बताया गया कि विज्ञान की वह शाखा, क्या विज्ञान की वह शाखा, हिंदी में इसको शुद्ध बोले बचपन वाले में, तो विज्ञान की वह शाखा जो हमें तरंग व मतलब वेव व पार्टिकल्स दोनों की प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट कराती हो या महसूस कराती हो, डबल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कराती हो, उसको हम लोग वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। यानी सिंपल तरीके से हम लोग देखें कि एटम साइंस की वह ब्रांच जो किसी भी एटम की डबल नेचर को महसूस करा दे, हमारे सामने पहुंचा दे, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। और इसकी स्टडी करने, यानी ये ढेर सारे सिद्धांतों द्वारा होता है और इन सिद्धांतों को हम लोग वेव मैकेनिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना कि वेव मैकेनिकल थ्योरी में हम लोग किसी भी एटम्स के, किसी भी मैटर के डबल नेचर की स्टडी करते हैं, यानी उसके पार्टिकल्स नेचर को भी और उसके वेव नेचर दोनों को कहीं ना कहीं स्टडी के अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में रख लेते हैं। ये चीज आपको सदैव याद होना चाहिए। आगे हम लोग देखें क्या, हम लोग अगले फीचर्स की तरफ चलते हैं तो ऐसा देखते हैं कि जो हमारे पास बोर मॉडल था, क्या था? हमारे पास बोर मॉडल जो था वो सक्सेसफुल था किसको एक्सप्लेन करने में, वो भी किसको? स्पेक्ट्रा को। जो स्पेक्ट्रा को कहीं ना कहीं बताने के लिए हमारा बोर मॉडल काफी ज्यादा स्पेशल था। मतलब उन्होंने स्पेशली जितने भी एटम थे उस पे अपना स्पेक्ट्रम को कहीं ना कहीं डिटेल कर लिया था और उसके साथ साथ कुछ आयंस पे कर लिया था, और साथ ही उन्होंने हाइड्रोजन एटम के, क्या हाइड्रोजन, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु और जो हमारे अलग अलग डिफरेंट एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, उन पे स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में पूरी तरीके से सफल रहे। क्या? स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में ये पूरी तरीके से सफल रहे। लेकिन आगे जैसे ये बढ़ते गए, क्या आगे जैसे बढ़ते गए इनकी मुश्किलें काफी ज्यादा होने लगी। क्या? इनकी ज्यादा मुश्किलें आने लगी। ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले, क्या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम थे उनकी व्याख्या नहीं कर सके। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन थे उनकी व्याख्या बड़ा आसानी से बोर ने अपने स्पेक्ट्रा के अंतर्गत कर दिए। खासकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जो एक्सप्लेनेशन थी वो स्पेक्ट्रम द्वारा हो गई, किसके? नील्स बोर के वजह से। ठीक, लेकिन कहानी यहां तक नहीं रुकती, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो स्वयं भी नहीं जानते थे। क्या? बोर को ये भी नहीं पता था कि हमारे पास जो एटम्स होते हैं, क्या कोई भी एटम्स होता है वो डबल नेचर क्रिएट करता है। बोर केवल जानते थे कि ये केवल पार्टिकल्स नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो वेव नेचर्स कहीं ना कहीं वो उनको पता नहीं था। वेव नेचर के बारे में कोई भी जानकारी नील्स बोर को नहीं पता था। तो मतलब नील्स बोर यहां तक नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं, मतलब उनका कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित कक्षाओं में घूमता है, एक उसका डिफाइन ऑर्बिटल सेंटर होता है जहां वो लगातार घूमता रहता है। लेकिन आगे हमारे पॉइंट्स कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने एक मॉडल, यानी उनका जो मॉडल था वो असंतोषजनक था। उसमें धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के जो स्थिति व गमन करने का जो प्रमाण था वो केवल पार्टिकल्स रूप में था। यानी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिकल्स नेचर के साथ एक निश्चित
ऑर्बिटल में लगातार घूमते रहते हैं अपने एनर्जी के साथ। लेकिन डी ब्रॉगली और श्रोडिंगर और डी ब्रॉगली के बाद यह थ्योरी पूरी तरीके से गलत हो चुकी है। ठीक, तो चलते हैं आगे, देखते हैं मोमेंटम को भी देखेंगे, संयोग को भी देखेंगे, क्या होता है अगले पॉइंट्स में। अगला पॉइंट्स हमारे पास ये आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, क्या ये फिगर दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर को बड़ा बारीकी से समझना है क्योंकि इसमें डिटेल जानना उतना ही जरूरी है। देखो दो पार्ट्स हैं, ये बोर का मॉडल है, क्या है ये बोर का मॉडल है। बोर मॉडल में हमको इन्होंने 6 लाइन दिखाया था, क्या दिखाया था 6 लाइन हमको इन्होंने दिखाया था। अब हमारे पास बोला गया कि जहां न्यूक्लियस उसको बोलेंगे, क्या न्यूक्लियस उसको बोलेंगे जहां पे जो न्यूट्रॉन होगा वो पाया जाएगा और जो प्रोटॉन होगा वो पाया जाएगा। ये तो हमको देखने के लिए मिल जाता था। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये डील किया गया कि भाई साहब इनकी जो कक्षाएं होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, N1 बोलते हैं, इसको N2 बोलते हैं, ये हमारा N3 है, ये हमारा N4 है, ये हमारा N5 है, ये हमारा N6 है। ठीक, अब उनके बाद बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये जो कक्षाएं दिख रही हैं, क्या कक्षाएं दिख रही हैं ABCDEF करके, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी के साथ लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स बोलते थे। कब, जब इलेक्ट्रॉन इनमें घूमते थे तब। ये कब था, ये बहुत समय पहले की बात कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास हमारे डी ब्रॉगली आए, उन्होंने क्या बताया कि भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जो पूरा पूरा हमारा इलेक्ट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पथ पे घूमता है, क्या घूमता है सर्कुलर पथ पे घूमता है। लेकिन ये 2 पैटर्न दिखाता है। ठीक, क्या दिखाता है, 2 पैटर्न दिखाता अपने वेव नेचर पे, स्पेशली दिखाता है। चलो आओ देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से चलता हुआ चलेगा वो स्पेशली अपने अपने ऑर्बिटल के चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है, क्या ऑर्बिटल्स के चारों तरफ घूमता हुआ नजर आता है, और जो रिप्रेजेंट होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंडेंसी को। यानी हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंडेंसी है, जब वो एक पास से चलती है तो कहीं ना कहीं एक हमारे लाइट के बेसिस पे मूव करती है, और दूसरा हमारा जो होता है, यानी ये हमारा एक नॉर्मल वेव होगा और दूसरा हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा स्टूडेंट, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस चीज को आप ध्यान देना। यानी यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, दूसरा इसका क्षेत्र मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यानी इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, इसको बोलेंगे वेव पैटर्न। क्या बोलेंगे, वेव पैटर्न 2। ठीक, और इस वाले टेंडेंसी को बोलते हैं, यहां पे हम लोग बोलते हैं वेव पैटर्न 1। ठीक, पैटर्न 1। ठीक, ये चीज ध्यान देना। वही यहां पे बोल रहा है, यहां पे जो ये वाला दिखाई दे रहा है ये वेव पैटर्न 1 है और ये वेव पैटर्न 2 है। यानी 2 वेव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है अपने। ये वेव एक्सिस है, मतलब ये दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारा एक्सिस है, यही एक्सिस इसके अंदर भी यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। यानी एक एक्सिस के दोनों तरफ अप व डाउन, स्पेशली जैसे वेव मूव करता है वैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है अपने ऑर्बिटल में। ठीक, ये चीज आपको याद होना चाहिए जो कंफर्म कराती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे देखो बोल रहा है क्या, द मॉडर्न, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखना ध्यान से, बोलता है द मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एज बेस्ड ऑन, किस पे, वेव नेचर। यानी जो करंट एटॉमिक मॉडल है जो 1924 में सबसे पहले लाया गया था। कब लाया गया था, 1924 में लाया गया था। 1924 के बाद इसको थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं दुविधा हो गई थी। 1924 में डी ब्रॉगली ने इसको प्रपोज कर दिया था, लेकिन क्या किया था, डी ब्रॉगली ने इसको प्रपोज किया था 1924 में, लेकिन श्रोडिंगर ने 1926 में, किसमें, 1926 में श्रोडिंगर ने इसको सही तरीके से सुधारा। ठीक, क्या किया, सुधार के फिर से प्रस्तुत किया। तो आप एक चीज ध्यान देना कि पहली बार जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है वो
कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली के जो वेव इक्वेशन है या वेव थ्योरी है उस पे आधारित था, लेकिन श्रोडिंगर ने उसको सही तरीके से समझा और पुनः जस्टिफाई करके 2 साल बाद फिर से रिप्रेजेंट किया। इसीलिए जब भी कभी मॉडर्न एटॉमिक के बारे में नाम आए तो आप श्रोडिंगर का नाम यदि आ रहा है तो आप लिखिएगा, यदि श्रोडिंगर का नाम नहीं है, डी ब्रॉगली साहब हैं तो इनको लिखिएगा, यदि दोनों हैं तो दोनों ऑप्शन सही होता है। ऐसे केसेस में आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोलते क्या थे? ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वो आधारित था किस पे? बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर आधारित था। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि कोई भी ऐसे न्यूक्लियस है, क्या है? कोई भी ऐसा न्यूक्लियस है, इसके बाहर ऐसा एक ऑर्बिटल है, क्या है? एक ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक, चलो दिखा लेते हैं आपको ऑर्बिटल। ये एक ऐसा ऑर्बिटल है। अब ऑर्बिटल के बाहर हमको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल के बाहर यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्या है? अपने एक्सिस पे यदि इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ये क्या करेगा? दोनों तरफ लगातार मूव करता था। क्या करता था? दोनों तरफ लगातार मूव करता था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही था। और इस टेंडेंसी को ये कैसा? ये स्पेशली वेव को प्रपोज करता था। क्या करता था? वेव नेचर को दिखाता था, ठीक। तो ये वेव नेचर हमको कब मिला? जब डी ब्रॉगली ने अपनी थ्योरी को सही तरीके से समझा और हमारे सामने प्रस्तुत किया तब। लेकिन यहां तक भी कहानी आगे नहीं बढ़ती है। आगे यहां पे कहते हैं कि हमारे पास जो डी ब्रॉगली थे, ठीक, वो फ्रेंच के साइंटिस्ट डी ब्रॉगली की बात कर रहे हैं। किसको? डी ब्रॉगली, जो फ्रेंच के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने प्रपोज किया दैट द वेव पार्टिकल्स, यहां पे डुअलिज्म इज नॉट ओनली कंफर्म, क्या कंफर्म टू द फोटॉन्स बट आल्सो टू द अदर मैटर। यानी इन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि जो फोटॉन होते हैं, यानी प्रस्ताव किया इन्होंने कि जो तरंग के कण होंगे, वेव के पार्टिकल्स होंगे, वो मतलब वेव और जो पार्टिकल्स दोनों की बात कर रहा है, वेव और जो पार्टिकल्स होंगे वो डबल नेचर केवल फोटॉन तक सीमित नहीं है, वो कहीं ना कहीं पदार्थ के सभी गुणों में देखने के लिए मिल सकता है। यानी पदार्थ के सभी गुणों में ये गुण पाया जाएगा। कौन कौन? डबल नेचर एंड, हमारे पास डबल नेचर में कौन कौन? यहाँ पे वेव नेचर एंड पार्टिकल्स नेचर, दोनों कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। ये चीज आप ध्यान देते रहिएगा। आगे देखो, आगे इन्होंने क्या बताया? आगे इन्होंने स्पेशली बोला This concept of matter wave only applied to substance particles like electron, ठीक, यहाँ पे probe the way in the wave mechanics, कि इन्होंने बताया कि ये केवल फोटॉन पे भी नहीं, केवल क्वांटा पे भी नहीं आधारित है, ये इलेक्ट्रॉन और ढेर सारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या है? यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन पे भी ये कहीं ना कहीं निर्धारित होता है। आगे बोलता क्या है? आगे बोलता है वेव मैकेनिक्स, क्या? वेव मैकेनिक्स, और यहाँ पे ध्यान देना। और उसके बाद कह रहा है वेव मैकेनिक्स हैज सॉल्व्ड मेनी प्रॉब्लम सक्सेसफुली, यानी वेव मैकेनिक्स की वजह से हम लोग ढेर सारे प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से सॉल्व कर लिए। कब? जब डी ब्रॉगली का वेव इक्वेशन हमको मिल गया तब। वैसे हम उनको डिटेल पढ़ेंगे आगे, ठीक। अब ध्यान देना, हमारे पास अगला टॉपिक बचता क्या है? कैरेक्टर्स की बात करें कि आखिरकार कैरेक्टर के बेसिस पे देखें कि वेव मोशन, क्या वेव मोशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या मिल जाता है हमको? वेवलेंथ। पहला पार्ट हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की जब बात करते हैं आखिरकार क्या होता है वेवलेंथ, इनको जानना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ध्यान देना, सबसे पहले बोलता है क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नियर ट्रॉफ एंड चेस्ट, मतलब दो जो हमारा स्पेशल क्या होगा, ठीक, आप देख रहे हो दो चेस्ट के बीच की जो दूरी होगी, क्या? दो चेस्ट के बीच की जो दूरी होगी वो भी हमको क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे। ये पूरी दूरी हमारी वेवलेंथ कहलाएगी। या फिर यहां से यहां जो इसका ट्रफ एरिया है, इसके बीच की जो दूरी होगी हम उसे वेवलेंथ दिखाएंगे। यानी इसको हम लिम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? लिम्डा से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हमसे तो बनता ही नहीं सही से, ठीक। लिम्डा से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी भाई साहब लिम्डा जो है, क्या
भाई साहब जो लेमडा है वो यहां भी देखने को मिलेंगे कौन, एक इसको बोलते हैं श्रिंग और गर्त बोलते हैं, हाँ नीचे वाले गर्त बोलते हैं, ऊपर को श्रिंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो ध्यान देना, दो चेस्ट के बीच की जो दूरी होगी बोलता क्या है, वही ना, द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रॉफ एंड चेस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक। उसके बाद द यहां पे इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर के हम लोग किसको डिनोट करेंगे, ग्रीक लेटर के हम लोग स्पेशली यहां पे डिनोटेड करेंगे किससे, लेमडा से। एट यहां पे बोल रहा है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, हम सेंटीमीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, स्पेशली हम लोग यहां पे एंगस्ट्रॉम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम लोग मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मीटर भी मिल जाएगा, सेंटीमीटर मिल जाएगा और एंगस्ट्रॉम। बात करें 1 एंगस्ट्रॉम का, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यदि मीटर में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 10⁻10 मीटर हमारा हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू। इस पे न्यूमेरिकल आएगा, अभी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बोलता है यहां पे इट इज इक्वल टू द स्पीड, यानी जो v होगा स्पीड होगा ऑफ वेव ट्रेन इन मीडियम डिवाइडेड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी जो फ्रीक्वेंसी है और जो वेव है और जो हमारा वेवलेंथ है उसमें एक रिलेशंस होता है, लेमडा इक्वल टू क्या, लेमडा इक्वल टू स्पेशली v बाई एफ, जो f है वो फ्रीक्वेंसी है, v जो है वो वेलोसिटी है, और हमारे पास लेमडा जो हमारा वेवलेंथ है। तो इन पे यदि न्यूमेरिकल आएगा तो बड़ा आसानी से आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कभी भी वेवलेंथ निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको वेलोसिटी का पता होना जरूरी है, आपको फ्रीक्वेंसी का पता होना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी क्या है। हम लोग आगे जस्ट अगले टॉपिक में डील कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब लोग हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखेंगे दूसरे टॉपिक को, किसको, फ्रीक्वेंसी, यानी दूसरे टॉपिक को डील करेंगे। दूसरे टॉपिक में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स, क्या, द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव पास ए, यहां पे पास ए यानी जब एक पॉइंट से, ध्यान देना क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब एक पॉइंट से कोई भी हमारा वेव पास होता है, यानी एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से कोई भी वेव 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितनी बार पास होता है, हम उनको क्या बोल देते हैं, हम लोग उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये 20 बार पास हो रहा है, 1 सेकेंड का टाइम है, कितना है, 1 सेकेंड का टाइम है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, स्पेशल साइकिल सेकेंड होगा, यानी 20 साइकिल पर सेकेंड होगा। इसको हम लोग हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बोलता क्या है, इसको ग्रीक लेटर हम म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको ग्रीक लेटर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, क्या, हर्ट्ज बोलते हैं इसको, हर्ट्ज बोलते हैं, हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज में होगी या फिर साइकिल सेकेंड्स में होगी। आगे बोलता है द फ्रीक्वेंसी फार्मूला इन टाइम या टर्म्स, सॉरी हाँ टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन अस। देखो मैं चश्मा लगाता हूँ एक्चुअली, पढ़ाते समय लगाता नहीं, ठीक। अब उसके बाद हमारे पास यदि f हमको मिल जाएगा, f निकालना हो और टाइम यहाँ पे दिया हो तो वो 1/t हो जाएगा, वहां से निकाल सकते हो। जस्ट लाइक जैसे टाइम यहाँ पे क्या मिल जाए, फ्रीक्वेंसी हमको पता करनी हो, हमको टाइम दिया हो क्या, 20 सेकेंड टाइम दिया हो और यहाँ पे 1 है, यानी कह सकते हो कि 1 सेकेंड्स का 20वां हिस्से में वो एक वेवलेंथ वहां से पास आउट हो रहा है। हायर फ्रीक्वेंसी ढेर सारे जा रहे हैं, तेजी से जा रहे हैं, और यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी यानी धीरे धीरे जा रहे हैं। जब हमारे पास लोअर फ्रीक्वेंसी होगा तो हमारा वेवलेंथ कैसा होगा, लॉन्ग होगा। जब हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी होगा, जो वेवलेंथ जैसा होगा वो सॉफ्ट होगा। तो ये चीज ध्यान देना, जो वेवलेंथ होता है, क्या होता है, वेवलेंथ यदि हम बढ़ाएंगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। ध्यान देना, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो यहाँ पे हमारा क्या है, चेस्ट है, एक चेस्ट है दूसरे चेस्ट की दूरी क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को लो कर दे रहे हैं तो चेस्ट की जो दूरी है वो क्या हो रही है, डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। तो इस चीज को ध्यान देना, जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो हाई वेवलेंथ पाया जाएगा। ठीक, क्या हाई वेवलेंथ पाया जाएगा। जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो लो वेवलेंथ पाया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोलता क्या है, एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी इनकी है जिसको हम लोग हॉर्ट्स में इसको रिफर करेंगे। एंड टी जो है वो क्या है, टाइम है। क्या है, टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल ऑन सेकेंड, यानी ये जो एक सेकेंड में ये इतनी दूरी तय कर रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसी को बात कर रहा है कि इतना टाइम हमने लिया है स्पेशली 1 सेकेंड का तय करने में। जो ये दूरी आप बता रहे हैं ना भाई साहब, यही दूरी हमको 1 सेकेंड में जितनी टाइम्स को टर्न करेगा वही हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। आगे बात करता है, यहाँ पे देखो बोलता है द फ्रीक्वेंसी फार्मूला ऑन टर्म ऑफ वेवलेंथ एंड यहाँ पे वेव स्पीड एज गिवन अस, यानी क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी और हमारे पास वेवलेंथ में क्या संबंध होते हैं, तो रिलेशन दिखा रहा है। तो रिलेशन को देख लेते हैं। बोलता क्या यहाँ पे, बोलता है एफ इजकल टू म्यू बाई एफ, यहाँ पे लेमडा, यानी हम सिंपल तरीके से क्या देखें, हमको ये कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये आप एफ कर लो। ठीक, ये आप इसको कर लो, काम देगा वैसे। ठीक, आपको यहां भी दिखाई दे रहा है वे एयर, जहां म्यू क्या है, वो वेव स्पीड है कि कितनी स्पीड से ये भाग रही है, कितनी स्पीड से ये चल रही है, इसके बारे में बात करेगा। वो कौन, हमारा म्यू करेगा। और जो वी है वो क्या है, यहां से यहां की क्या है, वो डिस्टेंस है कि आखिरकार हम कितने म्यू से भाग रहे हैं, तो कितना लेम्डा हम लोग कवर करेंगे। ओके, ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें, बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव ऑन 1 सेकेंड्स। ठीक, 1 सेकेंड्स में हमारे पास 1 सेकेंड्स में हम यहां से यहां आ गए, क्या करें, यहां से यहां आ गए। जो ये दूरी कहलाएगी, क्या ये दूरी जो कहलाएगी उसे लेम्डा कहते हैं, उसे वेवलेंथ कहते हैं। यहां से यहां आने में जो समय लगेगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जिस स्पीड से हम आएंगे, क्या करेंगे, जिस स्पीड से हम यहां से घूम के, यहां देख रहे हो ना, यहां से घूम के यहां तक हम लोग आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको स्पेशली हम लोग एक नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, एक स्पेशली नाम दे देंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई साहब ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा सी है। ध्यान देना, ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो दूरी दिखाई दे रहा है, हमने बोला क्या, यहां से यहां की दूरी वो लेम्डा है। यहां से यहां, ध्यान देना, यहां से यहां आने में जो समय लगा है वो क्या लगा है, स्पेशल सी लगा है। और जिस स्पीड से हम आए हैं उसको हम लोग क्या एफ लगा है, जिस स्पीड से आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक, अब बोलता है क्या, फार्मूला आपके सामने है। क्या है, फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला क्या कह रहा है, C इक्वल टू लेमडा वी। ठीक, तो लेमडा इंटू वी। अब C का मान आपको पता है 10 के पावर 10 सेंटीमीटर में होता है। सेकंड में चेंज करेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10 के पावर प्लस 8 सेकेंड मीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी होती है किसकी, लाइट की। तो ये लाइट की वेलोसिटी हर समय क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, लाइट की वेलोसिटी हर समय क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर सेकेंड्स की होती है, मीटर पर सेकेंड्स की होती है। तो सेंटीमीटर सेकेंड्स या सेंटीमीटर, यहाँ पे इनवर्स 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिखना होगा तो लिख लेना, कुछ लोग लिखते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और ये चीज आप पूरा तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ रिलेशंस की बात करें कि क्या होंगे रिलेशंस। रिलेशन हमको क्या देखना है, बोल रहा है रिलेशन बिटवीन एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। ठीक, इनमें क्या क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट में बोल रहा है एनर्जी, यहाँ पे एच क्या है, स्पेशल हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। जो म्यू है वो क्या है, हमारे पास क्या है, स्पेशल वेव
नंबर है। क्या बोल रहा है कि ये क्या है, स्पेशल एनर्जी, देखो एनर्जी लिख दिया, ठीक, ये एनर्जी है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। यहाँ पे व्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जो फ्रीक्वेंसी से रेडिएशन जा रहा था उसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये देखो दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ पे E इक्वल टू एच म्यू बार सी। जो म्यू बार सी है वो स्पेशली ये क्या है, हमको पता है कि ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जो ई है वो क्या है, वो आपकी एनर्जी है। क्या है, आपकी एनर्जी है। और हमारे पास एच क्या है, ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे v इक्वल टू 1/λ, ठीक, और इसको डिराइव कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे E इक्वल टू hc/λ। तो h या hc मतलब ध्यान रहोगी, जो λ है वो वेवलेंथ है। उसके बाद आगे h की वैल्यू बड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन में देगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, 6.626 इंटू 10 के पावर 27 सेकेंड्स, कितना 20 - 27 सेकेंड्स में स्पेशल। इसको ऑर्ग में देखते हैं क्योंकि एनर्जी की बात करता है, ऑर्ग सेकेंड में बात करता है। इसको एक और हम जूल सेकेंड में भी चेंज कर सकते हैं। कब, हमारे पास 6.626 इंटू 10 के पावर -27 हमारे जूल सेकेंड्स को भी कंप्लीट करेगा। इस चीज को आप ध्यान देंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कोई फॉल्ट हो रहा है, इसको कर लो। यहाँ पे 34 -34 जूल सेकेंड होता है, हाँ सही है, ठीक। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस प्रिंटिंग है। जितने भी वीडियो देखेंगे बच्चे नोट्स में अपना बना लेंगे, ठीक। आगे सी का मान हमको मिल जाएगा 10 के पावर -8, 3 इंटू 10 के पावर -8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सेंटीमीटर में चेंज करके लाना होगा तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 10 के पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के बेसिस पे। आगे बोल रहा है, आगे देखो यहां से थोड़ा सा टॉपिक डील करते हैं। सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या मिल जाएगा कि जब हम लोग एनर्जी को इंक्रीज करेंगे, ठीक, क्या करते हैं, एनर्जी को जब इंक्रीज करते हैं तो v और म्यू का मान जो होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ, यहाँ वेव नंबर का जो मान होता है वो क्या बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन हमारे पास जो लेमडा होगा उसको वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, लेमडा डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल सेक्शन में। न्यूमेरिकल सेक्शन आपको करने के लिए दे देते हैं, किसी को डाउट्स होगा तो वो कोई बता देगा। क्या, किसी को डाउट्स होगा तो वो कोई बता देगा कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल सेक्शंस में, ठीक। क्या है, कोई प्रॉब्लम होगा इस न्यूमेरिकल सेक्शंस में तो आप हमको बता दीजिए कमेंट करके। वैसे आप लगा लेंगे, हमको जहां तक पूरा भरोसा है। यदि नहीं लगाएंगे तो हम लोग आपको आंसर दे सकते हैं नीचे बॉक्स में, ठीक। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।